नमस्ते, गुड मॉर्निंग। देखिए, आपको पता है कि भारत सरकार के 3 अंग होते हैं। मतलब भारत सरकार को सरकार शासन व्यवस्था चलाने के लिए 3 प्रकार के अंगों की आवश्यकता है और वही 3 अंग भारत सरकार के अंग माने गए हैं। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, बताया गया है। देखिए, सरकार के अंग, सरकार जो होती है इसके 3 अंग होते हैं। एक होती है विधायिका, दूसरी होती है कार्यपालिका, और तीसरी होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग होती है। विधायिका को हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं, मतलब ये जो विधायिका है ये व्यवस्थापिका भी होती है। अब सरकारी 3 अंग होते हैं। इन 3 अंगों का देखिए, विधायिका जो होती है वह संसद का कार्य करती है और देश के लिए कानून बनाती है। इसे हम व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं, मतलब कानून की व्यवस्था करने वाली, कानून बनाने वाली संस्था विधायिका है। उसके बाद में कार्यपालिका जो होती है, विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाने की जिम्मेदारी इस कार्यपालिका की होती है। नाम से जाहिर है, कार्यपालिका मतलब कार्य की पालना करवाने वाली। फिर तीसरा जो सरकार का अंग है वो है न्यायपालिका। अब जो न्यायपालिका होती है, इस न्यायपालिका का कार्य होता है न्याय करना, मतलब न्याय की पालना करवाना। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक हमारा न्यायपालिका ही है। सबसे पहले हम न्यायपालिका की भूमिका को जानते हैं। न्यायपालिका की भूमिका, देखिए न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है। देखिए, न्यायपालिका बहुत सारे मुद्दों पर फैसला सुनाती है, निर्णय सुनाती है। जैसे न्यायपालिका तय करती है अध्यापकों को विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए या नहीं। न्यायपालिका 2 राज्यों के मध्य चलने वाले नदी विवाद का निपटारा करती है और न्यायपालिका किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के साबित हो जाने पर सजा भी दे सकती है। तो न्यायपालिका के बहुत से मुद्दे होते हैं जिन पर वो अपना निर्णय सुनाती है, मतलब न्याय करती है। तो इसी के अंतर्गत जो न्यायपालिका के काम होते हैं उन सभी कामों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए, न्यायपालिका के जो कार्य होते हैं, न्यायपालिका का पहला कार्य होता है विवादों का निपटारा। आप देख लीजिए, न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत नागरिकों के मध्य या फिर नागरिक और सरकार के मध्य, 2 राज्य सरकारों के मध्य अगर कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद का हल कौन करता है? न्यायपालिका करती है। मान लीजिए 2 नागरिकों के मध्य में कोई झगड़ा हो गया है जमीन जायदाद को लेकर, हत्या संबंधी, या फिर किसी 2 राज्य सरकारों के मध्य में कोई विवाद हो गया है किसी नदी को लेकर, किसी जमीन को लेकर, सीमा को लेकर, तो उन सब विवादों का निपटारा न्यायपालिका करती है। इसे हम न्यायपालिका का पहला कार्य विवादों का निपटारा से नाम से जानते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है न्यायिक समीक्षा। दूसरा क्या है? न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा, अब देखिए, यह न्यायपालिका का एक विशेष अधिकार है। न्यायपालिका अंतर्गत देखिए, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को है। संविधान में जो कुछ दिया गया है, जो कानून बनाए गए हैं, संविधान जो बनाया गया है उसकी पूरी तरह व्याख्या करने का, समझाने का जो मेन अधिकार, उसकी रक्षा करने का जो अधिकार है वो न्यायपालिका के पास है। अब देखिए, अगर
संसद द्वारा बनाए गए कोई कानून, संसद के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया गया है जिससे संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन होता है या उसे क्षति पहुंचती है, उसे नुकसान पहुंचता है, तो न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए उस कानून को रद्द करने का अधिकार रखती है। मतलब संसद अगर कोई ऐसा कानून बनाता है जो संविधान के दायरे से हटकर है या संविधान के उस आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाता है, तो भारतीय न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है। इसी को हम कहते हैं न्यायिक समीक्षा। मतलब न्याय के आधार पर, संविधान के आधार पर जो कानून बनाया गया संविधान से हटकर है, तो फिर उसके ऊपर न्यायपालिका समीक्षा कर कर, उसकी जांच पड़ताल कर कर, उसके ऊपर निर्णय देकर उस कानून को अगर संविधान से विपरीत पाती है तो उसे रद्द कर सकती है। यह कहलाता है न्यायिक समीक्षा। तीसरा है जो न्यायपालिका के लिए बताया गया है, वो बताया गया है कानून का रक्षक। कानून की रक्षा, कानून की रक्षा व मूल अधिकारों, मूल अधिकारों का रक्षक। देखिए ये भी न्यायपालिका की एक विशेष प्रकार की शक्ति है। देखिए आप जैसे कानून की रक्षा और मूल अधिकारों का जब सवाल आता है तो सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, न्यायपालिका जो होती है कानून की रक्षा करने का दायित्व उसका होता है और मूल अधिकारों का वह रक्षक भी माना गया है। देखिए देश में हमारे संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को बहुत से मूल अधिकार दिए गए हैं, तो उन मूल अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व जो है न्यायपालिका का होता है। किसी व्यक्ति को अगर लगता है कि उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो वह अपने अधिकारों को हनन से बचाने के लिए और अपने अधिकारों को बहाल करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जा सकता है। जैसे पश्चिमी बंगाल का एक वाक्य बताते हैं। पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत एक किसान का रेल यात्रा करते समय चलती ट्रेन से गिरकर वह घायल हो जाता है। बहुत से अस्पतालों में चक्कर काटने के बाद उसे जब वहां पर इलाज नहीं किया जाता है, इलाज के लिए मना कर दिया जाता है, तो उसकी हालात बहुत खराब हो जाती है, मतलब उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। जब ये विवाद न्यायालय में पहुंचा तो न्यायालय ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि वह उस व्यक्ति को अस्पताल की लापरवाही से जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का मुआवजा दे और यह तय करे कि प्राथमिक उपचार हर व्यक्ति को उपलब्ध हो। इमरजेंसी आपातकालीन व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को जल्दी से जल्दी सहायता मुहैया कराई जाए, ऐसा आदेश सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राज्य सरकार को प्रदान किया गया। मतलब न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका विवादों का निपटारा करता है, न्यायिक समीक्षा करता है, कानून की रक्षा करता है और आपके मूल अधिकार जो संविधान के द्वारा आपको प्रदान किए गए हैं उनकी रक्षा भी वह करता है। हमने अभी ये पढ़ा जिसके अंतर्गत बताया गया कानून रक्षा मूल अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका मानी गई है। अब न्यायपालिका ने पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को जो आदेश दिए कि प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जाए और इमरजेंसी में आपातकाल में आने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा मुहैया कराने, तुरंत इलाज की व्यवस्था करने का जो आदेश दिया था वह आदेश इसलिए दिया था कि संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 में जीवन का अधिकार दिया गया है और उस जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल किया गया है, जिसको ध्यान में रखकर न्यायपालिका के द्वारा राज्य सरकार को आदेश दिया गया था कि वह जल्दी से जल्दी इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करे जिसके अंतर्गत आपातकाल में आने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार मुहैया कराया जाए। तो अब हमारा अगला टॉपिक है न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत स्वतंत्र न्यायपालिका। हम पढ़ेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? स्वतंत्र न्यायपालिका
क्या होती है? स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? देखिए, कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसे देश में रहते हैं जहां पर नेता के हाथ में न्यायाधीश हो। मतलब किसी भी न्यायालय का न्यायाधीश किसी नेता के अंडर में हो। मतलब उस न्यायाधीश की नियुक्ति करना, उस न्यायाधीश की तनख्वाह तय करना और उस न्यायाधीश का कार्य तय करना, उसके फैसले को प्रभावित करने का कार्य कोई नेता करता हो। तो वहां पर आप कल्पना कीजिए, अगर आपका कोई जमीनी विवाद हो जाता है और उस विवाद के अंतर्गत कोई नेता आपकी जमीन पर अधिकार कर लेता है और आपको जब ये पता पड़ता है कि आपकी जमीन पर उस नेता ने अधिकार कर लिया है, आप न्यायपालिका अदालत में जाते हैं उस मुकदमे को लेकर, परंतु जब वहां पर पहुंचते हैं तो आपको वहां पर न्याय नहीं मिल पाएगा, आपको न्याय से वंचित कर दिया जाएगा। क्योंकि वहां पहुंचने के बाद आपको पता पड़ता है कि यहाँ का जो न्यायाधीश है उसी नेता के अंडर में है। मतलब उसी नेता के आधार पर न्यायाधीश कार्य करता है। मतलब वो उसकी हिमायत करेगा, उसी नेता के पक्ष में निर्णय सुनाएगा। मतलब नेता का पक्ष लेकर न्यायाधीश निर्णय करेगा, जिस कारण से आपको अपनी ही जमीन पर न्याय से वंचित कर दिया जाएगा। परंतु इन सब अव्यवस्थाओं से बचने के लिए हमारे संविधान में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्याय कर पाए न्यायपालिका, इसलिए हमारे संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका को हमारे देश की व्यवस्थापिका मतलब विधायिका और कार्यपालिका से अलग रखा गया है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका हमारे न्यायपालिका किसी भी निर्णय को प्रभावित ना कर पाए। इस कारण से हमें जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय प्राप्त होता है। मतलब कुल मिलाकर हमारी जो न्यायपालिका है वह भारत सरकार के किसी भी कार्यपालिका या विधायिका के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति के अंडर में रहकर कार्य नहीं करती है, क्योंकि हमारे देश की न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है। उसके बाद देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसमें सबसे बड़ा कारण है हमारे संविधान के द्वारा किया गया शक्तियों का बंटवारा। अब देखिए शक्तियों का बंटवारा क्या है। शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा देखिए, हमने शुरुआत में पढ़ा था कि भारत सरकार के 3 अंग होते हैं और इन तीनों अंगों को हमने पढ़ा भी था। 3 अंग जो थे उनमें पहला था विधायिका, जिसे हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं, वह देश के लिए कानून बनाती है। जबकि दूसरा अंग था कार्यपालिका, जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। तीसरा अंग बताया गया था न्यायपालिका। तो हमारे संविधान के द्वारा पहले ही शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। पहला कि विधायिका का सिर्फ कार्य है देश के लिए कानून बनाना, जबकि कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करवाएगी। जबकि न्यायपालिका कोई विवाद हो जाने पर उस विवादों का निपटारा करेगी। तो हमारे यहाँ पर न्यायपालिका है, इस न्यायपालिका को न्याय करने की भूमिका दी गई है। इसका न्याय प्रभावित ना हो, किसी निर्णय को करते समय ये किसी का पक्ष ना ले, सबूतों और गवाहों के आधार पर निष्पक्ष रूप से न्याय कर पाए, इसलिए हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। भारत सरकार का कोई भी प्रतिनिधि न्यायपालिका के निष्पक्ष निर्णय में, निष्पक्ष फैसले में किसी प्रकार की दखल अंदाजी ना करें, इसलिए हमारे यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा करते हुए न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसके आधार पर वह निष्पक्ष न्याय कर सकती है। शक्तियों के बंटवारे के अंतर्गत यह भी तय कर दिया गया है कि कार्यपालिका या विधायिका का न्यायपालिका पर किसी प्रकार कोई दबाव ना हो। इसके लिए जरूरी है कि न्यायाधीश की जो नियुक्तियां होती है उन नियुक्तियों में इनका किसी
कार्यपालिका या विधायिका का किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो, जिस कारण से न्यायपालिका के जो न्यायाधीश है स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्णय कर पाए। अगर मान लीजिए उनकी चयन प्रक्रिया में कार्यपालिका या विधायिका की कोई भूमिका होती है तो फिर वो जो न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीशों का निर्णय जो होता है वह प्रभावित हो सकता है। इसलिए एक बार न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाने के बाद उसे हटा पाना बहुत मुश्किल प्रक्रिया माना गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं, भारत में अदालतों की संरचना कैसी होती है। देखिए भारत में अदालतें कैसी होती है। भारत में जो अदालतें हैं वह उनका 3 स्तर की अदालतें मानी गई है। देखिए भारत की अदालतों का स्वरूप एक तरह से पिरामिड के आकार का है। भारत में जो अदालतें होती है उनके 3 स्तर बताए गए हैं। देखिए भारत में बहुत से राज्य हैं, उन राज्यों को जिलों में बांटा गया है। तो भारत के अंतर्गत जो अदालतें होती हैं उन अदालतों में सबसे ऊपर जो अदालत होती है वह एक होती है, उसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के नाम से जाना जाता है। लोगों को सबसे ज़्यादा जिस न्यायालय से कार्य पड़ता है, जिस न्यायालय से जुड़े रहते हैं उन न्यायालय को हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। कौन सा न्यायालय कहते हैं? अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय। ये अधीनस्थ जो न्यायालय होता है ये न्यायालय तहसील स्तर पर होता है, तहसील स्तर या फिर जिले स्तर पर होता है। इस अदालतों के अंतर्गत जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं इनके अंतर्गत जिले में एक न्यायाधीश कार्य करता है जो जिले की संपूर्ण न्याय व्यवस्था का निर्वाह करता है। फिर हमारे यहाँ पर जो राज्य हैं उन राज्यों कई जिलों में बांटकर प्रत्येक जिले में न्यायाधीशों के द्वारा इस अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय प्रक्रिया को, कार्य विधि प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। इन जिले अधीनस्थ न्यायालय के बाद में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है जो उस राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, जो अधिकतर राज्यों की राजधानी में ही स्थित होता है। मतलब उस राज्य का सबसे ऊंचा न्यायालय होता है। फिर उसके बाद में सभी राज्यों से ऊपर देश की सर्वोच्च अदालत होती है, इसे सर्वोच्चम न्यायालय कहा जाता है। उस सर्वोच्चम न्यायालय जो होता है उस सर्वोच्चम न्यायालय के निर्णय सभी को मानने होते हैं। तो हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की जो अदालतें हैं उन अदालतों में निचले स्तर पर अदालतें ज़्यादा होती है क्योंकि यह लोगों से जुड़ी होती है। तो निचले स्तर की अदालतों को हम कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय। इसका स्तर बड़ा होता है क्योंकि ये हर तहसील, हर ज़िले में पाई जाती है। ज़्यादातर तहसीलें और ज़िले में पाई जाती है, इसलिए इनका जो होती है संख्या वह ज़्यादा होती है। किसकी होती है? अधीनस्थ न्यायालय की। फिर अधीनस्थ न्यायालय के बाद में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है जिसे हम हाई कोर्ट भी कहते हैं। हाई कोर्ट भी कहते हैं। अब जो हाई कोर्ट होता है प्रत्येक राज्य में एक होता है, इसकी संख्या भी ज़्यादा होती है परंतु अधीनस्थ न्यायालय से कम होती है क्योंकि प्रत्येक राज्य को कहीं जिलों में बांटा जाता है और प्रत्येक जिले में एक अधीनस्थ न्यायालय होता है। अब उन जिलों को मिलाकर एक राज्य बन गया है, तो जितने भी राज्य होंगे उन राज्यों के आधार पर प्रत्येक राज्य में अधिकतर व्यवस्था यह रहती है कि एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की जाती है। अब उन सभी राज्यों से हटकर पूरे देश में जो एक सर्वोच्च अदालत है उसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। यह देश में एक ही है, इसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो सिर्फ एक ही है। मतलब कुल मिलाकर अधीनस्थ न्यायालय बहुत से होते हैं, फिर उनके ऊपर हाई कोर्ट होता है और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। इसके आधार पर अब देखिए क्या विभिन्न स्तरों की जो अदालतें हैं यह एक दूसरे से जुड़ी होती है। यह क्वेश्चन हमारे सामने आता है, तो जाहिर सी बात है हमारी भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारी न्यायिक प्रणाली
प्रणाली है। इस न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारी जो अदालतें हैं वह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जी हाँ, मतलब हमारे यहाँ की न्यायिक व्यवस्था है वह एकीकृत न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत है। मतलब ऊपरली अदालत के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय है या फिर हाई कोर्ट है, इनके द्वारा ऊपरली अदालत के द्वारा अगर कोई निर्णय सुनाया जाता है, ऊपरले न्यायालय के द्वारा अगर कोई निर्णय सुनाया जाता है तो उस निर्णय को निचली अदालतों को मानना अनिवार्य होगा। हमारी एकीकृत न्याय व्यवस्था, क्योंकि देखिए हमारी न्यायिक व्यवस्था कैसी है, हमारी न्यायिक व्यवस्था एकीकृत न्याय व्यवस्था है। हमारी न्यायिक व्यवस्था एकीकृत न्याय व्यवस्था है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है। तो ऊपर की अदालतों को जो भी निर्णय होते हैं वो सभी निचली अदालतों को मान्य होते हैं। इस एकीकृत न्यायिक व्यवस्था को समझने के लिए हम अपील व्यवस्था को समझते हैं। देखिए अपील व्यवस्था क्या होती है। अपील व्यवस्था के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचले स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय या हाई कोर्ट या फिर जो भी छोटे न्यायालय होते हैं, उन न्यायालयों में जो निर्णय सुनाया गया है, फैसला किया गया है, उस फैसले से वह अदालतों के उन फैसलों से वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तो वह निर्णय न्याय पाने के लिए ऊपर की अदालत में जा सकता है। इस प्रक्रिया को हम अपील कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अधीनस्थ न्यायालय में किसी का मुकदमा लंबित है और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उसे जो निर्णय सुनाया गया है, फैसला किया गया है, उस फैसले से वो संतुष्ट नहीं है, तो वह इस फैसले के लिए उच्च न्यायालय में मतलब हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्णय सुनाया जाता है, उस निर्णय से भी अगर वो संतुष्ट नहीं होता है तो उस निर्णय को लेकर न्याय पाने के लिए वह सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ये न्याय की अंतिम प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया जाता है, जो फैसला सुनाया जाता है, वह सभी व्यक्तियों को मान्य होता है। इन अदालतों को भी वह निर्णय मान्य होगा और जो निर्णय सुनाया गया है वो जो व्यक्ति जो संतुष्ट नहीं था निर्णयों से, परिवादी था, उस व्यक्ति को भी वह निर्णय मान्य होते हैं। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है जो देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वह देश का मुख्य न्यायाधीश होता है और मुख्य न्यायाधीश के द्वारा सुनाए गए निर्णय को सभी निचली अदालतों को मानना होता है। तो इस न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत हमने स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, शक्तियों का बंटवारा, भारत में अदालत संरचना कैसी होती है, क्या भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, इन सब की चर्चा की।